आप सभी का लक्ष्य टू द पॉइंट में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के प्रैक्टिस सेट को लेकर के चल रहे थे और पिछले सेक्शंस में हमने फंडामेंटल राइट्स को जाना था, फंडामेंटल राइट्स पे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था। आज की कड़ी में हम लेकर के आए हैं डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और उनसे जुड़े हुए वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो विद्यार्थियों की परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है या फिर अक्सर यूपी पीसीएस बीपीएससी आदि की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, किंतु रिवीजन के अभाव में विद्यार्थी इन क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते और ऐसी परिस्थिति में एग्जाम में गलत करके चले जाते हैं। तो आज हम डीपीएसपी के उन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे और साथ ही साथ पिछले लेक्चर यानी फंडामेंटल राइट्स के जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर रिलीज करेंगे। ध्यान रखें, ये चीज या ये जो टॉपिक जो चल रहा है ये केवल आरओ एआरओ और पीसीएस के एग्जाम्स को ध्यान में रख करके चलाया जा रहा है। इसके पश्चात आईएएस में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षा बीत जाने के पश्चात। खैर फिलहाल हम चलते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग में यानी कि डीपीएसपी से जुड़े हुए मुद्दों को समझने के लिए जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। ध्यान रखेंगे, मुद्दों का यह लेक्चर नहीं है बल्कि उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों का लेक्चर है। तो सबसे पहली चीज हम ये जानते हैं कि डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में दिया गया है, पार्ट 4 में दिया गया है और आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक इसका क्षेत्र है या दायरा है। अब अगली स्थिति डीपीएसपी क्या है, तो हमने सभी जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स भारत में जहां राजनीतिक लोकतंत्र यानी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। एक प्रकार से यूं कहा जाए तो जिस प्रकार से राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हमें फंडामेंटल राइट से होती है, पॉलिटिकल जस्टिस की प्राप्ति, ठीक उसी प्रकार से सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस की जो प्राप्ति है वो डीपीएसपी के माध्यम से होती है। बस दोनों में फर्क इतना है कि फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट द्वारा इन्फोर्सेबल कराया जा सकता है और डीपीएसपी को तब तक कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं कराया जा सकता जब तक कि इस संदर्भ में सरकार कोई कानून बना करके सुनिश्चित ना करे उस कार्य को होने को, यानी कि एब्सोल्यूट अपरिवर्तनीय नहीं है। यह तब तक अपरिवर्तनीय है या नॉन इन्फोर्सेबल है जब तक कि गवर्नमेंट इस पे लॉ नहीं बना लेती। तो ध्यान रखेंगे आज के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसको आप रिवाइज करके जाइए और इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितनी तैयारी की है आने वाले आरओ एआरओ या यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस की। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आता है वो ये है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक क्रांति की प्राप्ति है, यह किसका स्टेटमेंट है। यानी कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज टू गेट द सोशल रिवोल्यूशन, सामाजिक क्रांति की प्राप्ति है, यह किसका स्टेटमेंट है। पहला ऑप्शन है अंबेडकर, बी ऑस्टिन, सी प्रोफेसर केटीसा और डी नेहरू। आपने यह क्वेश्चन कभी सुना है अपने जीवन में डीपीएसपी से लेते हुए? तो शायद अगर नहीं सुना है तो इसका आंसर अगले लेक्चर में रिलीज करूंगा और तब तक यदि सुना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं डीपीएसपी से जुड़े हुए दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में कौन सा तत्व 42वें संविधान संशोधन में कौन सा तत्व नहीं जोड़ा गया था, यानी which of the elements was not introduced in 42nd Constitutional Amendment Act। आप सभी परिचित हैं 42वें संविधान संशोधन से और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई है और यह 1976 में जोड़ा गया था और भारत में समाजवादी मूल्यों को बढ़ाने का यह प्रयास था। चूंकि उस दौर में हम सोवियत के करीब चले गए थे तो ऐसी परिस्थिति में हमें कुछ सोशलिस्ट कामों को जोड़ना था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहां पर कुछ बातें जोड़ी गई हैं, आप में से उनमें बताना है कि कौन सा चीज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन ए निःशुल्क विधिक सहायता यानी फ्री लीगल एड, ऑप्शन बी उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी यानी 43A आर्टिकल है ये, फिर उसके बाद है सी पर्यावरण और वन जीव संरक्षण, ये आर्टिकल 48A है, और डी विभिन्न क्षेत्रों एवं व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधा और आय की विषमता की समाप्ति। ये 4 ऑप्शंस हैं। चारों में से कौन सा ऑप्शन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नहीं जोड़ा गया था? कोशिश करिए, थोड़ा ट्राई करिए, दिमाग पे जोर डालिए। खैर, तो यह हुआ आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है किस वाद में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच
संतुलन की बात कही गई थी? बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन ए है मिनर्वा मिल्स, ऑप्शन बी है केशवानंद भारती, ऑप्शन सी है इंदिरा साहनीवाद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका परफेक्ट आंसर क्या है? ध्यान रखेंगे, अब तक 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इन तीनों में से कितने क्वेश्चंस आप जानते हैं, दिमाग पे जोड़ डालने की कोशिश करिए। खैर, तो ये हो गए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि शराबबंदी किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ऑप्शन ए आर्टिकल 43, ऑप्शन बी आर्टिकल 45, ऑप्शन सी आर्टिकल 47, ऑप्शन डी आर्टिकल 39। कोशिश करने की प्रयास करें, जरा सा दिमाग पे जोर डालें, आपको आंसर मिल जाएगा। अब उसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? यानी कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि का मतलब वो प्रमोशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर, यह किस आर्टिकल में सीधे तौर पर कहा गया है? आर्टिकल ऑप्शन ए आर्टिकल 38, ऑप्शन बी आर्टिकल 39, ऑप्शन सी आर्टिकल 41, ऑप्शन डी आर्टिकल 43। कोशिश करें, एग्जाम्स जाने से पहले इन चीजों को रिवाइज आप जरूर कर लें। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारिता को प्रोत्साहन किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? यानी कि कोऑपरेटिव सिस्टम को किस आर्टिकल में प्रमोट किया गया है? आर्टिकल्स को गौर से सुनते रहें। ऑप्शन ए आर्टिकल 43, ऑप्शन बी आर्टिकल 43A, ऑप्शन सी 43B, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यह बात कहा गया था कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व यानी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी यदि आपस में टकराते हैं तो ऐसी कंडीशन में डीपीएसपी को प्रेफरेंस दिया जाएगा? सोचिए किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यह बात कही जा सकती है कि डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट के ऊपर प्रिविलेज दिया जाएगा? ऑप्शन ए 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 16वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप किस आंसर को लॉक करना चाहेंगे? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये जितने भी क्वेश्चन हैं 8 इसको आप अच्छी तरीके से अपने कमांड में ले लिए होंगे। खैर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वाद में या किस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच अगर टकराव होता है तो मौलिक अधिकारों को प्रधानता दी जाएगी? ऑप्शन ए पहला वाद है आपका चंपाकम द्वैराजन केस, सेकंड केस है मिनर्वा मिल्स, थर्ड केस है इंदिरा गांधी और फोर्थ है नन ऑफ देम। सोचिए, यानी कुल मिलाकर के फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के टकराव पर कुल 3 डिसीजंस हुए हैं और तीनों डिसीजंस के जो क्वेश्चंस हैं इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है। पहला कि किसमें आपका डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच संतुलन की बात कही गई, बैलेंस की बात कही गई। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा है कि किसमें डीपीएसपी को सुप्रीमेसी प्रदान की गई, किसमें फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, और तीसरा क्वेश्चन था किसमें फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीमेसी प्रदान की गई। तो ये तीनों क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि काफी हद तक आपका डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। खैर, चलते चलते ये कह दें कि जो डीपीएसपी का जो ऑब्जेक्टिव है पूरी तरीके से यह साबित करता है कि यदि भारत सरकार डीपीएसपी के नीतियों को लागू करती है तो वह गुड गवर्नेंस को प्रमोशन दे करेगी, यानी कि सुशासन को बढ़ावा देगी, साथ ही साथ एक वेलफेयरिस्ट स्टेट होने का वह खिताब भी अर्जित करेगी, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य को के रूप में पहचानी जाएगी।
तो आप उम्मीद करता हूं कि डीपीएसपी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। खैर, इसको लेकर के मैं डिटेल में लेक्चर्स को आऊंगा, तब तक के लिए आप उस समय का इंतजार करें। खैर, अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर को नेक्स्ट लेक्चर में रिलीज करेंगे, यानी कि जब हम प्रेसिडेंट का टॉपिक लेकर के आएंगे। फिलहाल पिछला जो हमारा टॉपिक था वह था फंडामेंटल राइट्स का, और उसमें जो मैंने आपसे 8 क्वेश्चंस पूछे थे, अब उस आंसर्स को हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है, यानी कि पोस्टमार्टम किस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कहा जाता है। तो आंसर है को वारंटो। फिर इसी प्रकार जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि भारत में मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की मांग सबसे पहले कब की गई थी, तो आंसर है 1895। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आ रहा है कि विधि के शासन का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो इसका जो सटीक आंसर है वह है वन लॉ फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, यानी सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, फोर्थ क्वेश्चन था आपका कि किन्नरों के लिए या ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से लैंगिक श्रेणी की पहचान सुप्रीम कोर्ट ने कब किया था, तो फोर्थ का आंसर है 2014। फिर उसके बाद फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ का जो हमारा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 4 ऑप्शन थे, उसमें से ऑप्शन बी सही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन 6 पे फंडामेंटल राइट्स के कि भारत में संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार कौन सा अधिकार है। तो ध्यान रखेंगे इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चंस को आप फिर से बारीकी से देख लेंगे फंडामेंटल राइट्स में। अगर जो लड़के पहली बार डीपीएसपी को देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है फंडामेंटल राइट्स का, तो उन क्वेश्चंस को आपको आना चाहिए। फिर अब 7th क्वेश्चन का जो आंसर है वह है आंसर सी, यानी सूचना का अधिकार। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है पार्लियामेंट, यानी ऑप्शन बी। तो उम्मीद करता हूं कि फंडामेंटल राइट्स वाले के आंसर आपको यहां पता चल गए हैं, और डीपीएसपी के जो क्वेश्चंस आपके बीच में रखे गए हैं इसको ईमानदारी से तैयार करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि आपको आरओ, एआरओ और यूपीपीसीएस के एग्जाम्स की तैयारी बेहतर तरीके से हो गई होगी। तो एक बार इन प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करके जरूर देखें, और आंसर मैं रिलीज करता रहूंगा जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए या एग्जाम में आप नहीं बैठ जाते हैं।